लखनऊ के कला प्रेमियों, आपके लिए एक और संध्या आ चुकी है जिसमें आप इसे एक्चुअली कह सकते हैं कि गुड इवनिंग होने वाली है। लखनऊ की शाम, इसकी तो बात ही क्या है। फिलहाल मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग गर्मी से यहाँ बहुत बेताब हो रखे हैं, लेकिन शाम अभी तो शुरू हुई है। और आज की आपके इस कार्यक्रम की मंच संचालन की जो भूमिका मुझे संगीत नाट्य अकादमी और सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी ने जो मुझे सौंपी है, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं हूँ अपराजिता मेहरा, आकाशवाणी से, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगी एक बार यहाँ जितने भी लोग हैं वो एक जोरदार ताली करें हमारे आज इस जगह एक साथ जुड़ने के लिए। अवध संध्या संगीत नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति स्वतंत्रता सेनानी पति के आदर्शों पर पुत्र प्रेम की आहुति देती भारतीय नारी की कथा मां, ये वो नाट्य रूपांतर है जिसे देखने के लिए आज आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से भी पहले, इस आरंभ से पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ संगीत नाट्य अकादमी के सचिव श्री तरुण राज जी को कि वे आए और यहाँ पर अवध संध्या से संबंधित, एसएवी से संबंधित और इस कार्यक्रम को किस तरीके से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं, इसके बारे में अपना उद्बोधन दें। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे श्री तरुण राज जी के लिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की ओर से आप सभी उपस्थित महानुभावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। विशेष रूप से आज यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अर्चना तिवारी जी, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही रेणुका जी का, जो सीनियर आईपीएस हैं, एडीजी हैं, श्री योगेश कुमार जी का और ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव जी का। चूंकि ये एक नाटक आज शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दो लाइनें जरूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी एक ऐसी संस्था है जो वर्षों वर्ष से परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोत्साहन देती रही है। पूरे प्रदेश में कार्यशालाओं का आयोजन करती है, नाट्य समारोह करती है। शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए केवल एकमात्र ये अकादमी ऐसी है जो पिछले 46 वर्षों से बाल वर्ग, युवा वर्ग और किशोर वर्ग में शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता आयोजित करती है। 18 मंडलों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और हर मंडल में जो फर्स्ट प्रतिभागी होते हैं उन फर्स्ट का प्रादेशिक स्तर पर यानी फाइनल फर्स्ट का चयन होता है और हम उनको पुरस्कार भी देते हैं। और इसी तरह से शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा ये अकादमी दे रही है। इसके अलावा लोक नाट्य परंपराएं जितनी हमारी हैं उनके भी हम लोग समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं। हालांकि हम लोगों के बहुत ही सीमित संसाधन हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग कोलैबोरेट करते हैं स्थानीय संस्थाओं से और उनके साथ मिलकर भी कार्यक्रम करते हैं। अभी पिछले वर्ष प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था कि इस प्रेक्षागृह का जीर्णोद्धार हो, तो हमें वहाँ से सहायता मिली और यहाँ का लाइट और साउंड लगभग पूरा हो चुका है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं और वो भी शीघ्र ही निर्माण एजेंसी के द्वारा पूरी कर ली जाएंगी। अभी प्रदेश सरकार की एक चौरी चौरा शताब्दी समारोह की घोषणा हुई थी। उसमें
हम आपसे केवल इसलिए शेयर कर रहे हैं कि एक आदमी का योगदान तो है ही, लेकिन कहाँ से अप्रिसिएशन भी हम लोगों को मिलता है हमारे कामों के लिए। उसमें गोरखपुर में चौरी चौरा स्थल पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अकादमी के अंतर्गत कथक केंद्र को 3 मिनट 36 सेकंड की कथक नृत्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। और बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म हुआ हमारा कथक का, उन्होंने ताली बजाकर उसका स्वागत किया था। हम चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को जो नहीं देखा है लेकिन किस वजह से ताली बजाइए कि अकादमी ने अपने प्रयास को वहाँ किया और वो सफल रहा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह चल रहा है और हम लोगों को इस तरीके से निर्देश भी मिले हैं कि हम पूरे वर्ष चौरी चौरा शताब्दी समारोह को सफलता से आयोजित करें। उसमें आज की ये जो प्रस्तुति है, कोरोना के बाद ये हॉल खुला है और काफ़ी दर्शकों के बीच ये हम लोग प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इसमें भी देशभक्ति से प्रेरित एक कहानी को लिया गया है और बहुत ही अच्छी बात है कि मिशन शक्ति भी हमारे बीच में ये योजना चल रही है। और मिशन शक्ति यानी माँ, एक स्त्री का जो प्रतिनिधित्व होता है वो भी इसमें दिखाई पड़ेगा। यानी चौरी चौरा शताब्दी समारोह देशभक्ति से प्रेरित और नारी से संबंधित ये कथानक यहाँ पर आप देख पाएंगे। मैं पुनः आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम इस संस्था के बारे में भी जान लें। सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी स्थापना के जो 5 वर्ष की सीमित अवधि में ही अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्होंने देश की सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ के रंगमंच को आगे बढ़ाने एवं नई प्रतिभाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अब तक इस अल्प अवधि में भी 100 से ज्यादा मंच प्रस्तुतियां व 6 थिएटर वर्कशॉप कर चुकी हैं। प्रयागराज, बाराबंकी, बरेली, शाहजहांपुर, धनबाद, कुरुक्षेत्र, कुंभ आदि देश भर के कई नगरों में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाट्य आयोजनों में संस्था ने सक्रिय भागीदारी निभाने के साथ ही कई सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। एक ओर रंगमंच के माध्यम से ये समाज से सीधा संवाद कर रही हैं, तो दूसरी ओर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वयं समाज के मध्य पहुंचकर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं, उनके क्रियान्वयन, आवश्यकताओं एवं प्रभाव पर प्रकाश भी डाल रही हैं। आज यहाँ पर मंच में आप देखेंगे नाट्य रूपांतर मुंशी प्रेमचंद जी की कथा का, माँ का, और इसके विषय में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अब औपचारिक रूप से कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री आर के तिवारी जी को, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और आपकी सहधर्मिणी श्रीमती अर्चना तिवारी। आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पे कि दीप प्रज्वलन के लिए मैं आप सभी माननीयों का, विशिष्ट जनों का नाम लूंगी और आपको आमंत्रित करूंगी। विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच की ओर बढ़े। श्री योगेश कुमार जी IAS हमारे बीच हैं उपस्थित। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने गणमान्य जन हमारे बीच जुटे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब मंच की ओर बढ़ें। श्रीमती नम्रता पाठक जी, क्या आप आ चुकी हैं हमारे बीच? तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप सहधर्मिणी हैं ब्रजेश पाठक जी की, जो कि कैबिनेट मंत्री विधि विभाग हैं। श्रीमती रेणुका मिश्रा जी ADG, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री DK ठाकुर जी, श्रीमती अनीता जैन पूर्व अपर मुख्य सचिव, श्री महेंद्र मोदी पूर्व DGP। सर आपसे भी आग्रह है आप सब दीप प्रज्वलन करें। श्री BN ओझा अध्यक्ष सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी, श्री करुण राज जी जो हमारे होस्ट सहयोगी हैं, किसी भी पुण्य कार्य की आरंभ में दीप प्रज्वलन एक प्रतीक है कि इस दीप के प्रकाश की तरह यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का मन, क्रम, वचन इसी तरह आदित्य रहे
प्रदीप्त रहे और सफलता की तरफ बढ़े। इसी सुंदर सुमंगल कामना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी गणमान्यजन मंच पर ही रहें ताकि हम उनका स्वागत कर सकें एकल पुष्प के द्वारा। मैं चाहूंगी कि संस्था की ओर से सौम्या और वैभव एकल पुष्प के द्वारा हमारे आज के सभी गणमान्यजनों का स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सबका प्रेम और सादर अभिनंदन इन्हीं पुष्पों के माध्यम से हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही स्मृतिका है, सौम्य स्मृतिका, इसी का विमोचन भी हम ये साथ में जो एक छोटा सा हमारी स्मृतिका है आज के नाटक से संबंधित, इसका विमोचन भी करेंगे हमारे सभी गणमान्यजन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस समूह चित्र के लिए। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी गणमान्यजन अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु श्री आर के तिवारी जी हमारे आज के मुख्य अतिथि, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि सर आप हमारे इस नाट्य मंचन की शुरुआत से पहले 2 शब्द कह करके तब आप मंच से उतरें। तो मैं चाहूंगी कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये प्रेक्षागृह गूंजे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच है और हमें निगरानी करेंगे। सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित आज महान कवि, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित माँ के नाट्य मंचन के अवसर पर यहाँ उपस्थित सोसाइटी के अध्यक्ष श्री ओझा जी, मेरे मित्र श्री महेंद्र मोदी जी, श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, मैं तो सीमा मोदी जी को भी संबोधित करना चाहता हूं, लेकिन वो नेपथ्य में हैं, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से निरंतर आमंत्रित किया। यहाँ उपस्थित सभागार में सभी नाट्य प्रेमी बंधुओं, नाटक के निदेशक महोदय, मैं सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी का और सीमा मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने आज इस नाट्य संध्या में आने का अवसर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और विशेष रूप से रंगमंच से मेरा लगाव बहुत पुराना रहा है। सेवा में आने के बाद व्यस्तता की वजह से मैं स्वयं तो सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता हूं, लेकिन जब भी कभी मौका मिलता है तो मेरा हमेशा प्रयास होता है कि रंगमंच से जुड़ूं, जो भी नाटक मंचित हों उनका आनंद लूं। आज भी मुझे ये लग रहा था कि नहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए कि मैं आ ना पाऊं, लेकिन ईश्वर की कृपा से समय निकल आया है। मैं बहुत लंबा चौड़ी भाषण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप सब
इस सुंदर नाट्य मंच पर आयोजित होने वाले इस नाटक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माँ के बारे में मैं समझता हूँ मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बैठा प्रत्येक सुखी दर्शक इससे भली भांति परिचित है। ये तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि हमने साल में माँ के नाम पर केवल एक दिन क्यों मनाया, मदर्स डे। ये मुझे लगता है हमारी शायद पाश्चात्य संस्कृति का असर है। हमारे लिए तो हर दिन माँ का दिन होता है। सब कहते हैं कि आज माँ का दिन है, सब कहते हैं कि आज माँ का दिन है। मुझे कोई बताए वो कौन सा दिन है जो माँ के दिन है। माता का अपने संतान के प्रति, पुत्र पुत्रियों के प्रति कितना स्नेह होता है ये हम सब जानते हैं। वो उनके हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए स्वयं अपने को भी निछावर कर सकती है, अपने प्राणों की भी आहुति दे सकती है। लेकिन एक माँ ऐसी भी है जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी विश्व की, अपनी जान से, प्राणों से अधिक प्रिय भी अपने पुत्र का भी त्याग करने में, उसका बलिदान करने में भी पीछे नहीं रहती है। कितनी शक्तिशाली है वो माँ, उसका मैं नमन करता हूँ, उसका वंदन करता हूँ। मैं ये भी आप सब अवगत होंगे कि पिछली नवरात्रि से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मिशन शक्ति के नाम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बड़ा व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका दूसरा चरण कल से ही शुरू हो रहा है और कल ही रात में शासन ने मेरे ओर से एक आदेश जारी किया है। ये कितना सुंदर सहयोग है कि आज उसकी पूर्व संध्या सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी ने ही शुरू कर दी है। इसके लिए भी मैं सोसाइटी को, इसके सभी मेंबर्स को, इसके पदाधिकारियों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं अब बिना कोई और समय लिए हुए अपनी शुभकामनाएं सोसाइटी के प्रति और इस आज जो नाटक में हमारे कलाकार भाग ले रहे हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का रंगमंच, आज का मंचन हम सबको बहुत आनंदित करेगा और हम सबको सोचने के लिए एक नई दिशा देगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके उद्बोधन से, इन शुभकामनाओं के साथ हम आज की संध्या को अवश्य आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे पहले अब मैं चाहूंगी कि आपको थोड़ा समय संस्था की हमारी महासचिव सीमा मोदी जी के विषय में भी बता दूं, जिन्होंने आज सह निर्देशन भी किया है इस नाट्य रूपांतर का। लेखन, परिकल्पना एवं निर्देशन श्री के अग्रवाल जी का है, तो उनके सहयोगी के रूप में सीमा मोदी जी ने काम किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे निर्देशक और सह निर्देशिका के लिए। सीमा मोदी जी के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, हम सब लखनऊ के कला प्रेमी जो भी थोड़ा बहुत भी थिएटर के बारे में जानते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वे स्वयं एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, रंगमंच की कलाकार तो हैं ही हैं, अभिनेत्री, सोशल एक्टिविस्ट और स्टेज परफॉर्मर। बहुत सारे तरीके हैं उनको उद्बोधित करके हम बुलाते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं सूट में। और एक और परिचय है उनका कि वो भी सहधर्मिणी हैं, IPS अधिकारी श्री महेंद्र मोदी डीजी पुलिस की, जो कि हमारे बीच आज हैं। एक बार आपके लिए भी सर बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपके सहयोग से, बिना आपके सहयोग के वे आज यहाँ पर जहाँ पर हैं ना आ पाती। ये कई नाटकों और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साथ ही इनकी खूबी ये है कि अपने सभी कार्यक्रमों को स्वयं आयोजित भी करती हैं। हाल ही में इन्होंने मिशन शक्ति से संबंधित कई नुक्कड़ नाटकों का निर्देशन भी किया है। इनको अपनी सांस्कृतिक एवं समाज सेवा की गतिविधियों हेतु अब तक अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनमें राज्यपाल प्राइड अवार्ड, अटल रत्न सम्मान उल्लेखनीय है।
उन्होंने कोरोना काल में भी मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ प्रचार प्रसार कार्य भी किया, जिससे पब्लिक और प्रेस दोनों में ही आपकी काफी सराहना हुई है। और आज हम जिस कथा के बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले मैंने सोचा कि प्रेमचंद जी के विषय में कैसे साहित्य शिरोमणि प्रेमचंद जी के विषय में मैं आपको क्या बताऊंगी ऐसा जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। हम सब ने उनको अपने बचपन में पढ़ा है, लेकिन मैंने सोचा कुछ ऐसी खास चीज आपको बताऊं जो शायद जहाँ पर आप लखनऊ की बात होती है तो हमारा जो ऑडियंस होती है वो इतनी ज्यादा नॉलेजेबल है और इन सब चीजों के बारे में इतनी खबर रखती है कि हो सकता है आप ये पहले से जानते हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। तो मैंने सोचा एक छोटा सा फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद क्यों कहलाया? कोई जवाब देगा? हम मुंशी प्रेमचंद जी को मुंशी प्रेमचंद क्यों कहते हैं? नहीं जानते हैं? मुझे एक भी हाथ उठा नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपका नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं था। आप हंस पत्रिका के को एडिटर थे और साथ में आपके मुंशी जी जो दूसरे एडिटर थे, उनके नाम के साथ आपका नाम जोड़कर एक जोड़ी के तौर पर एक कॉलम में जो एडिटोरियल निकलता है उसमें जाता था संपादकीय में। और तब से लोगों में, उस समय आप आज के तरीके के मीडिया इतनी सक्रिय नहीं थी, तो कमाल की बात है कि लोगों ने वो मुंशी प्रेमचंद जो एक साथ दो नाम एक जोड़ी लिखी जाती थी उसे हम लोगों ने बिल्कुल एक साथ कर दिया और आज हम उन्हें मुंशी प्रेमचंद के तौर पर जानते हैं। तो मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी। आई होप आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग या कुछ नया जाना आपने ऐसा लगा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कथा की तरफ। सर ने भी बताया कि मिशन शक्ति और माँ का इम्पोर्टेंस बताया गया हमें। तो माँ एक ऐसा नारी का रूप है जिसे हम सभी रूपों में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। देवी की जगह हम एक माँ को रखते हैं, लेकिन यही माँ हम कभी कभी भूल जाते हैं कि एक साधारण नारी ही होती है। उसके मन में भी बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटीज होती हैं, ऐसी कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे वो माँ होने के नाते बहुत लोगों से बांट नहीं पाती। उसके ऊपर जहाँ अपने परिवार में बड़े होने के कारण बच्चों को संभालने का जिम्मा होता है, वहीं अपने से बड़े यानी अपने पति को, ससुराल पक्ष को, मायके पक्ष को, माता पिता को समझने की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ये जो दुविधा होती है, सबको बांट के समझना और समेट के रखना, ये बहुत बड़ा एक गुण होता है माँ में। और आज इसी दुविधा, इसी गुण अवगुण को समेटा है इस कहानी में। तो माँ का कथा सार मैं आपको देना चाहूंगी। माँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक अत्यंत मार्मिक कथा है, जिसमें अपनी देश के प्रति निष्ठा एवं स्वतंत्रता सेनानी पति को दिए गए वचन को निभाने के लिए भारतीय नारी अपने पुत्र प्रेम का किस प्रकार बलिदान करती है, इसी कथा को आज मंचित किया जाएगा यहाँ पर।
7 साल, आज पूरे 7 साल हो गए। आज मेरा स्वामी, मेरा देवता घर आ जाएगा। इसकी ऊर्जा, इसके दय दीप्तिमान मुखमंडल से एक बार फिर इस घर में नया उजाला आ जाएगा। इस नए धोती कुर्ते में वो ऐसे दिखेंगे जैसे पलाश के वृक्ष पर फूल खिलाए हैं। आज उनका अंश, मेरा प्रकाश, मेरे जिगर का टुकड़ा उन्हें पहली बार देखेगा। पहली बार। प्रकाश, बेटा प्रकाश, देख तो तेरी अम्मा तेरे लिए क्या लाई है। नया कुर्ता पजामा। हाँ हाँ, नया कुर्ता पैजामा। और ये टोपी। हाँ, टोपी भी। लेकिन क्यों माँ? क्यों? बेटा तू रोज पूछता था ना कि बाबू कब आएंगे। आज आ रहे हैं बेटा। माँ यही है ना बाबूजी? हाँ हाँ बेटा। ये अब तक ये कहाँ थे? ये बेटा देश की सेवा में गए थे, यहाँ से बड़ी दूर। अब तक क्यों नहीं आए? नहीं आ सकते थे बेटा, वो देश से अपने प्रेम की कीमत चुका रहे थे। कब आएंगे? कुछ कह नहीं सकती, आना तो नहीं आज ही है। अम्मा मैं खेलने जाऊँ? हे ईश्वर, अगर इस बच्चे ने सूर्य की तरह उदय होकर मेरे अंधियारे जीवन को अपने प्रकाश से न भर दिया होता तो मैं समय की ठोकरों से कब की खत्म हो गई होती। अम्मा मैं जा रहा हूँ। आदित्य, प्रकाश तुम्हारा अंश है, मेरे तुम्हारे जीवन की डोर। 7 साल, 7 साल से मैं इसे तुमसे मिलाने को विचलित हूँ। ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। 7 साल। तुम्हारे जाने के 6 महीने बाद ही तो प्रकाश का जन्म हुआ। तब से कितने जतन से पाल रही हूँ इसे, एक एक पाई, एक एक पैसा बचाकर इसकी परवरिश कर रही हूँ। आज जब वो आकर अपने प्रकाश को देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे, आश्चर्य से कहेंगे, अरे इतना बड़ा हो गया। गोद में उठाकर कहेंगे, करुणा, तुमने मेरे 7 साल के सारे कष्ट एक पल में हर लिए। इस बच्चे की एक दृष्टि इनके हृदय की सारी व्यथाओं को हर लेगी। मैं भी बाप बेटे का मिलन देख पाऊंगी। हाय राम, मैं अगर ऐसे ही भावनाओं में बहती रही तो सब धरा का धरा रह जाएगा। अभी कितने काम पड़े हैं। एक तो अभी मिलने वालों का तांता लग जाएगा, इनके पीछे जिन्होंने अपनी सूरत भी ना दिखाई वो सब भी इकट्ठा हो जाएंगे। चापलूस, लेकिन बैठाना तो होगा ही ना, कुछ शरबत और पान का प्रबंध तो करना ही होगा ना। अरे करुणा, तू भी ना, वो आदित्य के मेहमान होंगे, मित्रवत आएंगे। मैं पहले कुछ शरबत और पान बना लेती हूँ। आदित्य भी तो पान का शौकीन है। पता नहीं वहां बेचारे को पान मिलता भी होगा कि नहीं, लेकिन मैं तो बना ही लूं ना। वैसे तो कायदे से पुलिस को ससम्मान उन्हें यहाँ छोड़कर जाना चाहिए, किंतु ऐसा ना हो कि जेल के दरवाजे पर ही जुलूस लग जाए और लोग जयकारा लगाते हुए उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। आज भी याद है वो दिन जब पुलिस इन्हें पकड़ कर ले जा रही थी।
चारों ओर से इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारों से आवाजें गूंज रही थी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आदित्यनाथ जिंदाबाद, आदित्यनाथ पुलिस ने हथकड़ियां डाली थी, भीड़ उत्तेजित हो रही थी, भीड़ आदित्य को पुलिस से छीन लेना चाहती थी, किंतु आदित्य ने भीड़ को अनुशासित रहने को कहा और पुलिस के साथ चल दी। इंकलाब के नारों के साथ भीड़ इनके पीछे पीछे थी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। उनकी वो सुदृढ़ तेजपूर्ण मुद्रा बार बार सामने आ जाता है। उनका वो धैर्य, वो आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अडिग रहा, सब सामने आ रहा है। पुलिस के जीप में बैठती हुई उनकी वो मुस्कान, चेहरे से टपकता हुआ आत्माभिमान जिससे उन्होंने मुझे देखा था, कैसे भूल सकती हूं मैं। यही वो अवलंब था, यही वो सहारा था जिसने मुझे इन 7 वर्षों में जीने का बहाना दिया। मेरे घोर कष्टों में भी यह आश्वासन दिया कि मेरे दिन भी पलटेंगे। कितनी शामों को दिया नहीं जला, कितनी रातों को खाना नहीं पका, किंतु ईश्वर गवाह है, मैंने दीनता का एक आंसू भी अपने आंखों से नहीं गिराया। दोपहर आई, इनका अभी तक कोई पता नहीं। प्रकाश, बेटा प्रकाश, हाँ तो चल अंदर आ, हाँ मैं पहले कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी। अगर ज्यादा लोग आ गए तो बड़ी हंसाई होगी। आज वो दिन आ गया है, आज मेरी सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। आज मेरे घर में फिर बाहर आ जाएगी। आदित्य, आज तुम्हारे प्रगाढ़ आलिंगन में मैं एक बार फिर अपने अतीत के सारे दुखों, सारे थपेड़ों को भूलकर अपने इस छोटे से परिवार को प्रेम और सुख की नैया में नए जीवन आनंद की ओर ले चलूंगी। शाम होने को आई, इनका अभी तक कुछ पता नहीं। आना तो उन्हें आज ही था ना? हाँ, आज ही उन्हें जेल से छूटना है। किंतु कोई पार्टी का आदमी, कोई दोस्त भी नजर नहीं आता। वो अभी नहीं आए। आइए, आप बैठ जाइए, मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आइए आइए। करुणा, करुणा, हे भगवान, इस हाल में। आइए आइए।
ये क्या हालत बना लिया आपने। आइए आइए बैठिए। पानी। कैसी हो करुणा? मैं तो अच्छी हूँ, मुझे क्या होना था, लेकिन आप। कुछ नहीं हुआ करुणा, थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। कुछ दिनों में फिर से ठीक हो जाऊंगा। हाँ, ये प्रकाश कहाँ गया? प्रकाश, बेटा प्रकाश। ये आपका बेटा प्रकाश है। देखिए, जाते समय आपने मुझसे कहा था ना, करुणा अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। जब आप गए थे तो ये मेरे गर्भ में 3 महीने का है, अब 7वें वर्ष में। देख लीजिए, मैंने आपके दिए वचन को पूरी तरीके से निभाया है ना। हाँ बेटा, अपने बाबा के पैर छू, आशीर्वाद ले। मेरा बेटा, मेरा लाडला, वहां जेल में सारा दिन यही कल्पना करता था, ऐसा होगा मेरा बच्चा, वैसा होगा मेरा बच्चा। परंतु ये तो मेरी सारी कल्पनाओं से भी सुंदर है। आजा बेटा, तुझे देखकर मेरी आंखें चैन से भर गई। बेटा, बात करना अपने बाबा से। पहली बार अपने पिता को देख रहा, जन्म से तो तेरी सूरत देख कर पला। अम्मा भूख लगी है। भूख लगी है, अभी खाना दूंगी ना अपने लाल को। अम्मा मैं भीतर जाऊं? नहीं बेटा, अपने बाबा के पास बैठो। प्रकाश झिझक रहा है। कोई बात नहीं, बच्चा है। और वैसे भी मुझे बहुत खांसी हो रही है, मुझसे दूर रहे तो अच्छा है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी हालत देखकर घबरा रही हूँ। कुछ नहीं हुआ करुणा, अब तुम्हारे हाथों का गर्मा गर्म खाना खाऊंगा, रोज सवेरे दूध पीऊंगा, तो फिर से हट्टा कट्टा हो जाऊंगा। सूख कर कांटा हो गए। क्या वहां भरपेट खाना भी नहीं मिलता था? तुम तो कहते थे कि जेल में राजनीतिक कैदियों से बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है। और तुम्हारे वो संगी साथी कहाँ गए जो तुम्हें आंखों पैर घेर कर रखा करते थे और तुम्हारे पसीने की जगह अपना खून बहाने की कस्में खाया करते थे? एक भी जना नहीं आया तुम्हारे साथ। बड़ा कटु अनुभव है करुणा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मुझसे यूं आंखें फेर लेंगे। जनता अपने सेवकों को जल्दी भूल जाती है, यह तो मालूम था, किंतु ये गुमान न था कि अपने सखा सहयोगी भी ऐसी बेरुखी दिखाएंगे। लेकिन चलो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। देश सेवा ही मेरा पुरस्कार है। इसके लिए यश और नाम की कामना करना मेरी भूल है। तो क्या जेल में वहां बहुत यातना देते थे? ये ना पूछो। बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जिंदा लौट आया।
वरना ऐसे कष्ट उठाए हैं, ऐसे कष्ट उठाए हैं, कोई और होता तो स्वर्ग सिधार गया होता। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? मैं जरा लेटूंगा। हाँ हाँ बहुत थक गया हूँ करुणा। हाँ, पहले खाना खा लो, मैं खाना लगाती हूँ, फिर आराम से लेटना। हाँ हाँ, आजा मेरा बेटा, ये तुम्हारे बाबूजी हैं, इनके गोद में बैठ, ये तुझे प्यार करेंगे। ईश्वर की असीम कृपा से अगर मेरी हालत संभल गई तो फिर कभी बहुत हुआ। इस धूल से बच्चे को संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का मुझे कोई हक नहीं। आजा मेरे लाल, तेरे गले से मैं खाना लगाती हूँ। हाँ? बेटा, स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में हो? चौथी कक्षा में। चौथी कक्षा में, शाबाश। और क्या क्या विषय है? हाथ धोगे? हाँ? धो लूंगा। प्रकाश, बाबा को सहारा दो। हाँ। प्रकाश, प्रकाश, हाँ ना? झिझक रहा है? बेचारे ने बाप का प्यार देखा ही कहा। नहीं, रोज आपकी फोटो को माथा टेकता था। आप खाना खाओ, मैं प्रकाश को खाना देकर आती हूँ। हाँ? ये क्या हुआ आपको? आइए आइए, धक्का आ गया क्या? आइए बैठ जाइए, आइए आइए, मैं पेट कर देती हूँ। आइए, पानी, हाँ पानी। लगता है अंतिम समय करीब आ गया है करुणा। हाय राम, कैसी बात कर रहे हो? मैं डॉक्टर को बुला के बैठ जाओ करुणा, अब मेरा बचना मुश्किल है। चुप चुप करो। 7 सालों की प्रतीक्षा के बाद आए। इस बार एक एक पल कैसे काटा है ये मैं ही जानती हूँ। और अब कह रहे हो कि मैं सच कह रहा हूँ करुणा,
तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक हो गया है। डॉक्टरों ने कब का जवाब दे दिया है। मुझे तो ये भी आश्चर्य है मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। तुमसे मिलने और बेटे को देखने की जान ऐसी शक्ति थी, ऐसी शक्ति थी। मैं घिसटता हुआ चला आया। ये बुझते हुए दीपक की लौ का फड़फड़ाना है करुणा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मेरे भी तो सोचिए, प्रकाश की भी तो सोचिए। हम दोनों 7 साल से आपके बाट जो रहे थे। क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो करुणा। मैंने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। सुहाग का दाग लगाकर और इस बच्चे के पोषण का बोझ डालकर चला जा रहा। मुझे क्षमा कर दो करुणा। ऐसा मत बोलिए। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि यूं आपको हमसे छीन ले। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुला के ठहर जाओ करुणा। अब किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम प्रकाश को भीतर भेज दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रकाश, तो भीतर जाकर लेट जा बेटा। मैं तुम्हारे बाबूजी को दवा देकर आती हूँ। मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ, पी लोगे तो छाती खुल जाएगी। ठहर जाओ करुणा। अब किसी दवा की जरूरत नहीं। मैं जहाज की तरह धीरे धीरे पानी में डूब रहा हूं। मेरे जीवन की लीला समाप्त होना चाहती है। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मेरी भी सोचिए। क्या लेने दो मुझे करुणा, क्या लेने दो। मेरे मन में एक कांटा चुभा हुआ है। मैं उस कांटे को साथ लेकर नहीं जा सकता। मुझे उस कांटे को निकाल लेने दो करुणा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सच सच जवाब दोगी? हाँ, पूछिए ना, क्या पूछना है? मैंने देश की खातिर, स्वतंत्रता की खातिर अपना सारा जीवन झोंक दिया। सुख के नाम पर तुम्हें केवल कष्ट ही दी। प्यार के नाम पर जीवन भर की प्रतीक्षा और पालने के लिए पुत्र दिया। ये सब देखकर मेरा सिर तुम्हारे सामने लज्जा से। नहीं, इन परिस्थितियों में तुम मुझे बताओ कि मेरा जीवन कैसा रहा। कैसा रहा? मतलब? हाँ, कैसा रहा? सार्थक रहा या निरर्थक? क्या मैं अपने किसी कर्तव्य का पालन कर सका? तुम्हारी दृष्टि में मेरा जीवन सम्मान के योग्य है या तिरस्कार के? प्यार के योग्य है या घृणा के? तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर गर्व करना चाहिए या फिर ग्लानि? मैं समझ रही हूं कि आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ।
क्या मैंने कभी आपकी उपेक्षा की है? क्या मैंने कभी आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई? क्या कभी आपकी अपेक्षा के विरुद्ध कोई कार्य किया है? मेरे लिए आपका जीवन देवताओं जैसा है, आदर्श, निर्लिप्त, निस्वार्थ। जीवन की विघ्न बाधाओं से हताश होकर मैंने कई बार आपको सांसारिक मोह और परिवार की ओर खींचने का प्रयास किया। ये मेरी भूल थी। एक आदर्श पुरुष को उसके सिंहासन से गिराने की चेष्टा। यदि आप देश सेवा की राह छोड़कर सांसारिक जंजाल में उलझ जाते तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होती आदित्य। आज मुझे जिस गर्व और उल्लास का अनुभव हो रहा है उससे मैं सदा के लिए वंचित रह जाती। मुझे तुम पर गर्व है आदित्य, गर्व है। यदि आज मुझे बड़े से बड़ा वरदान मांगना हो तो वो यही होगा कि अगले सभी जन्मों में पति के रूप में तुम ही मुझे मिलो। मैं तुमसे वायदा करती हूँ आदित्य कि मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी उम्मीदों का प्रकाश बनाऊंगी, उसे भी तुम्हारी तरह देश के लिए प्राण निछावर करने की प्रेरणा दूंगी आदित्य, प्रेरणा दूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया करुणा। करुणा, अब मुझे कोई शंका नहीं है। मैं अपने पुत्र को तुम्हारे कुशल हाथों में सौंपकर आश्वस्त हो गया हूं। मुझे विश्वास है ये देश को अपने व्यक्तिगत जीवन से अधिक महत्व देगा। ये मुझसे भी बड़ा देशभक्त एवं क्रांतिकारी कहलाएगा। अवश्य बनी, ये आपसे भी 2 कदम आगे बढ़कर देश सेवा के लिए अपना प्राण निछावर करेगा आदित्य। प्रकाश, हे ईश्वर, आज मैं कितना प्रसन्न हूं। सारी दुनिया ने चाहे मुझे मूर्ख, सिरफिरा, झक्की समझा हो, परंतु मेरी पग पग की साथी, मेरी पत्नी को मेरे आदर्शों पर गर्व है। इससे ज्यादा सुखी और कौन हो सकता? आदित्य, 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 अम्मा बाबू को क्या हुआ? बाबू अमर हो गए बेटा। जाओ आदित्य जाओ। तुम रो रही हो माँ? तुम अनंत की यात्रा पर जाओ। तुम रो रही हो माँ?
रोई थी। पर अब नहीं रोऊंगी। अब एक आंसू नहीं गिरेगा। 7 वर्षों की जेल की यातना भी जिसके हृदय से स्वराज की ज्योत को ना बुझा सकी, वो कोई साधारण पुरुष नहीं था। अब कोई अशांति नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक शूरवीर मरा है, एक देशभक्त मरा है, एक क्रांतिकारी मरा है। कोई कमजोर भगोड़ा नहीं मरा। आज देश पर पति कुर्बान हुआ है, कल बेटा होगा। मैं इसे शेर बनाऊंगी, स्वतंत्रता संग्राम का शेर। मैं फिर वापस आऊंगी, मैं फिर वापस आऊंगी, मैं फिर वापस आऊंगी। कितने दिन 10 बरस बीत गए, कितने दिन, कितनी रातें, कितने मौसम करुणा प्रकाश की परवरिश और देश की सेवा में जुट गई। घर को चलाने और प्रकाश को पढ़ाने के लिए वो दिन रात काम करती थी। कठिनाइयां बहुत थी, परंतु उसने हार नहीं मानी। अब उसके जीवन का एक ही मिशन था, अपने पति को दिए गए वचन के अनुरूप पुत्र को उनकी उम्मीदों का प्रकाश बनाना।